दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो उसका प्रोसेस कैसे होगा, उसमें कितने राउंड्स होंगे, क्या डिटेल्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीटें होंगी, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा कॉलेजेस का, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का, यूपी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और जो बाहर के अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर यूपी में एडमिशन लेना है तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा। आज के इस वीडियो में डिटेल में ईच एंड एवरी स्टेप को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपडेट्स चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी आयुर्वेद से रिलेटेड जबरदस्त अपडेट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। देखिए, जो इसका प्रोसेस है थोड़ा लेंथी है, कॉलेजेस 70 से ज्यादा हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी काफी हैं और अलग अलग चीजें हैं हर एक स्टेप पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेकर चलना पड़ेगा ताकि मैं आपको डिटेल में समझाऊं ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर को यूज करके उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग को। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, शुरू करते हैं आज का प्रोसेस। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद में हम शुरू करते हैं हमारा यूपी आयुष जो यूजी वाला काउंसलिंग होता है उसका डिटेल में पोस्टमार्टम। अब आप बोलोगे कि ये तो 2023 का है, तो सेशन में जितना भी बता रहे हैं 2024 का भी आप ये मान करके चलिए 98% जो है वो सेम होने वाला है। इसके अलावा जो है कुछ भी चेंज नहीं होगा। कोई एक दो बहुत माइनर सी चीजें चेंज होती हैं तो इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, वहां से जा करके आप जो है आप देख सकते हैं जैसे ही जब इसका काउंसलिंग का ब्रोशर आएगा लेटेस्ट वाला। लेकिन आपको इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ये भी काफी कॉम्प्लेक्स है। आगे चलने से पहले आपको ये बता देते हैं, यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं क्योंकि अगर आप आगे काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और एक बार में कॉल नहीं लगेगा, 10-15 बार 20 बार आपको बैक टू बैक कॉल करना पड़ेगा, तब जाके उठाएंगे ये लोग। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं अगर हम ब्रोशर में, तो यहाँ पर हमको इसका कंटेंट मिल जाता है। लेकिन हमें जो बात करनी है वो करनी है मेन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो जैसे कि ये फ्लो चार्ट, ये कैसे काउंसलिंग हो रही है टोटल सारी की सारी, इसके बारे में बात करते हैं। तो सेम टू सेम ऐसा ही हमारा रहेगा 2024 वाला जो है, इसको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले जब काउंसलिंग शुरू होगी तो यूपी आयुष काउंसलिंग .upsdc.gov.in वेबसाइट इनका पोर्टल रहेगा। राउंड 1 जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहला जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका सिर्फ क्वालिफाइड है वही एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका जो है पेमेंट होगा। किस चीज का पेमेंट? जो 2500 रुपए इसमें होता है अमाउंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और जो हमारा 50,000 होता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी अमाउंट, और लगभग 20 या 25,000 के आसपास होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी अमाउंट। अब जिन लोग को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की करानी है तो उनको सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 सबमिट करना पड़ेगा। आप ये सारा पेमेंट फाइनल कर देंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स आप डाल देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप अपने अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि मार्क्स की मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट वो है कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं एलिजिबल हैं अब आगे रिजल्ट में जाने के लिए, क्योंकि कुछ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, जरा जरा सी बात पर डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 2 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं यूपी काउंसलिंग में, एक होगा ऑनलाइन और दूसरा होगा ऑफलाइन। उसका भी प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरिट लिस्ट बनेगी, कौन कौन एलिजिबल हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में सिर्फ वही लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे जो इस मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा। चॉइस फिलिंग को आप फर्स्ट राउंड चल रहा है, आप जितने भी कॉलेजेस हैं, मान लीजिए एक राउंड में आपको 70 कॉलेज मिले प्राइवेट और 8 या 10, मान लीजिए 10 कॉलेज मिले, अप्रोक्स बता रहा हूं, वैसे तो 8-9 ही कॉलेज हैं। 10 कॉलेज मिले आपको गवर्नमेंट और 70 कॉलेज मिले आपको प्राइवेट, तो आप इन सारे कॉलेजेस को एक साथ फिल कर सकते हो एक चॉइस फिलिंग में।
एक राउंड में, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपका क्या आएगा, सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट के बाद में आपको जिसको सीट अलॉट हो गया है उनको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, और अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा क्या आपका, कि अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का नोडल सेंटर पे। ये नोडल सेंटर क्या है, उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहता है आयुष के किसी भी कोर्स में, तो आपको लखनऊ जाना पड़ता है, नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, और वहां पर ऑफिस बना हुआ होता है। बहुत भीड़ लगी हुई होती है, पूरा चारों तरफ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं। आपका नंबर आपका आएगा वहां पर, आपको अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ मिलेगा, या आपके रैंक और मार्क्स के हिसाब से लिखा हुआ होगा कि इस रैंक से इस रैंक तक के स्टूडेंट्स जो हैं आपको अलॉटमेंट के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर पर जाना है। तो आप वहां जाएंगे। अगर आपको कॉलेज लेना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, या फिर अपना पढ़ाई स्टडी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इतना प्रोसेस होने के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पर जिन लोगों ने अपग्रेडेशन में डाला था उनके लिए सीट अपग्रेडेशन सेकंड राउंड से पहले ही हो जाएगा। और सेकंड राउंड से पहले ही सीट अपग्रेडेशन होगा। मान लीजिए आपको नया कॉलेज अपग्रेड हो गया, आपको मिल गया जो कॉलेज आप चाह रहे थे, तो उस नए कॉलेज में आप जाएंगे और आपका फिजिकल, पहले डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका सब कुछ क्लियर रहा तो आप कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, और एडमिशन लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं सीट को, रिजाइन आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको वो कॉलेज भी पसंद नहीं आया तो आप अगेन, आपके पास एक और मौका है कि आप रीशफलिंग में अपने आप को डाल सकते हैं। सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके बाद सेकंड राउंड का क्या शुरू होगा, सारा प्रोसेस शुरू होगा। सेकंड राउंड में दोबारा से जितने नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं फिर से नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग पुराने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में, उनको नए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वैकेंट सीट्स को डिस्प्ले कर दिया जाएगा, कितने सीटें खाली बची हैं कहां पर। और जो लोग रजिस्ट्रेशन करने के, जो पहले से कर चुके थे फीस पेमेंट, उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं सेकंड राउंड में, उनको रजिस्ट्रेशन भी करना है, फीस पेमेंट भी करनी है, और जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा ऑनलाइन, उनकी मेरिट लिस्ट भी आएगी। जिनका पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड में हो चुका है उनका ऐसे ही रहेगा, सेकंड राउंड में उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा डायरेक्ट, फिर वो चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद में क्या है, जो लोग पहले से, मान लीजिए किसी ने फर्स्ट राउंड में सारे कॉलेज डाले हुए थे, अब उसको कंफ्यूजन है सेकंड राउंड में डाल पाएगा कि नहीं डाल पाएगा, आप फ्रेश चॉइस कर सकते हो। सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस जितने भी अवेलेबल होंगे चॉइस फिलिंग में, आप दोबारा से सारे डाल सकते हो जो जो अवेलेबल हैं। फिर सीट अलॉटमेंट आएगा और फिर से आपका नोडल सेंटर लखनऊ में डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे आपको, वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, अलॉटमेंट लेटर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर ये चीजें हम अपडेट करते रहते हैं कि कौन सा कब किसका रजिस्ट्रेशन कब चल रहा है, तो वहां से आप इस चीज को भी कंफर्म कर सकते हो मुझे फॉलो करके। भाई उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड राउंड में फिर अपग्रेडेशन होगा, और ऐसे ही सेकंड राउंड में फिर रीशफलिंग होगी फर्स्ट राउंड की तरह सेम। फिर ऐसे ही आगे थर्ड राउंड शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सेम सिमिलर चीजें हैं। ऐसे ही यहां पर सारी की सारी चीजें होंगी। थर्ड राउंड में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा तो आप जो है एग्जिट नहीं कर सकते, फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। छोड़ तो सकते हो, लेकिन अगर आप छोड़ोगे ना तो उसके आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में। और जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट था प्राइवेट का 50,000 या फिर गवर्नमेंट का था 20-25,000, वो आपका मर जाएगा, वो सिक्योरिटी अमाउंट आपका वापस नहीं आएगा। ऐसे ही फिर आएगा, शुरू होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और सेम प्रोसेस होगा सारा का सारा, और इसमें भी आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद कुछ जरूरी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, मैं आपको वो सारे कुछ जो है बताने चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपका 10th क्लास का मार्कशीट है आपका। बहुत से लोगों को तो ना ये हिंदी में लिखा हुआ ब्रोशर समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको समझा भी रहा हूँ। 10th 12th की हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटरमीडिएट यानी 12th की मार्कशीट है, नीट का स्कोर कार्ड है, और अगर आपका कोई सर्टिफिकेट कैटेगरी आप लगा रहे हो तो आपका वो है, और उसके बाद में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। और ऐसे अभ्यर्थी के लिए जिन्होंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं अथवा कोई भी एक परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए जिन्होंने 10th या 12th में से कोई भी एक क्लास या दोनों यूपी के बाहर से की हो, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट
मैंडेटरी है। जिन्होंने यूपीसी की है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपका जो है कोई भी एक आधार कार्ड वगैरह या जो भी आपका रहेगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इनका जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा इन डॉक्यूमेंट्स का। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे आपके नोडल सेंटर पर भी जाना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का। उसमें अगेन क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें हमारा क्या है, स्कोर कार्ड है नीट का, आपके 10th क्लास के 12th क्लास के मार्कशीट हैं और पासिंग सर्टिफिकेट हैं। अब पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, आप अपनी मार्कशीट पे देखिएगा, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट लिखा होगा तो वो दोनों एक ही चीज होती हैं, घबराइएगा मत उसमें। उसके बाद जो लोगों ने अब डोमिसाइल है जिनके लिए जरूरी मैंडेटरी अभी मैंने बताया है। उसके अलावा आपका जो SC ST OBC इन सब का अगर आप कैटेगरी लगा रहे हैं तो इनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जिनके पास में OBC सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। आप ये मान करके चलिए, अगर आपने 2024 में भी बनवाया है जनवरी फरवरी में तो आप फिर से रिन्यू करवा लीजिए उसको, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पिछले साल भी ये पिछड़े अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC वगैरह के लिए मेंशन किया हुआ है कि इससे पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप निकलवा लीजिएगा कम से भी कम 50, वो तो बहुत सारे लगेंगे कॉलेज में भी और फिजिकल वेरिफिकेशन में भी। और उसके अलावा जो है आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो लगेगा। और जो आपका जो आपने पेमेंट किया था, जो आपने पेमेंट किया था सिक्योरिटी अमाउंट का और रजिस्ट्रेशन अमाउंट का, उनका रिसीट आपका लगेगा, उसका प्रिंट आउट आपको देना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको देनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनके बिना आपका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का नहीं हो पाएगा। माइग्रेशन मैंडेटरी नहीं है उत्तर प्रदेश में। चलिए कुछ और जरूरी चीजें कि कितने कॉलेजेस हैं और कितना सीट हैं और कितना उनका फीस स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा आपको बताता हूं। की बात करें तो 2024 में जब ये पहली बार ब्रोशर आया था तो इसमें 363 के आसपास सीटें दिखाई गई थी, लेकिन फिर जो है बाद में सेकंड थर्ड राउंड में ये सीटें 388 के आसपास हो गई थी। जो ये बांदा वाले कॉलेज में 9 सीटें आपको दिख रही हैं, ये बाद में 40 के आसपास कर दी गई थी, फिर 50 के आसपास हो गई हैं। चलिए ये तो एक सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको नजर आ रहे होंगे। जिनको नहीं पता है यूपी में आपको बता देता हूँ, 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, लखनऊ, वाराणसी, पीलीभीत, बरेली, बांदा, झांसी, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज। इनके सीट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं। और जो फी है आपको मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया है, जनरल कैटेगरी के लिए 19,000 है और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये फीस जो होगी हमारी 14,000 होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जिनको बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, फीस स्ट्रक्चर पूछते रहते हैं, पूरा लिस्ट दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हालांकि 2023 का ये जो है PDF है, लेकिन कुछ ही कॉलेजेस का फी इंक्रीज होगा, जिस जिसका इंक्रीज हो रहा है, एक आध का तो मैं अभी बता दूंगा आपको, बाकी थोड़ा बहुत ही इंक्रीज हो सकता है, बहुत ज्यादा 10 5,000 20,000, उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो गोरक्षनाथ का सब लोग फीस पूछते हैं तो 100 सीटों का इंटेक है, ये सीटों का इंटेक दिखाया हुआ है और इधर फी दिखाया हुआ है, ये सिर्फ ट्यूशन फी है, हॉस्टल इसमें यहाँ पर अलाउड जो है मेंशन नहीं है। 2,65,800 गुरु गोरक्षनाथ का है। उसके बाद में जो आपको जो थोड़े से फेमस कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताता हूं। जैसे लोग गाजियाबाद के दिव्या ज्योति के बारे में पूछते हैं, जिनके 100 सीटों का इंटेक है, 2,60,600 है। इनका फी इस बार थोड़ा सा बढ़ सकता है ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा आपको कुछ और कॉलेजेस के बारे में भी बताता हूं। जैसे आप लोग जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मंगलायतन यूनिवर्सिटी, तो सूचना अप्राप्त, मतलब इनको यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं कि हमारी कितनी फीस है। इससे क्या पता चलता है, एक तो पहली बात, मंगलायतन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो है ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि अलीगढ़ में लोकेटेड है। जो यूनिवर्सिटी होती है ना भाई साहब, वो फैसिलिटीज आपको चाहे कैसी भी दें, कुछ भी दें या ना दें, उनके हाथ में है, क्योंकि वो अपना इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो अपने रूल्स खुद बना सकती हैं। फीस इसलिए मेंशन नहीं है यहाँ पर क्योंकि इनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, लिटरली मतलब भर भर के फीस होती है। ऐसे ही SGT है गुड़गांव में, उसकी फीस लगभग 5 लाख रुपए ट्यूशन फीस है 1 साल की। हॉस्टल अलग से, सिक्योरिटी अलग से, कुछ एनुअल चार्ज अलग से, तो आपका 7 लाख पर ईयर का पड़ेगा भाई साहब, जो ये BAMS। ऐसे ही ये मंगलायतन। तो जो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो ना, तो सोच समझ के लेना, पहले ही पता कर लेना इन सब चीजों को, तो बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए रहेगा। अब जैसे ये है
नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है, तो इसकी फीस यहाँ पर दिखा रहा है 2,04,600, लेकिन इनका आ चुका है इस बार का जो है वो 3 लाख रुपए का इनका पक्का है कि इस बार की जो फीस रहेगी कॉलेज की वो 3 लाख पर ईयर की रहेगी, फीस बढ़ के आएगी इनकी। यहाँ पर 33 कॉलेजेस इन्होंने शुरू में दिखाए थे, लेकिन जब ये ब्रोशर इंक्रीज होके आया था तो अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास ये कॉलेजेस जो थे वो हो गए थे। तो ये मान करके चलिए, और इनकी फीस भी कुछ कुछ कॉलेजेस की अपडेट होकर के आई थी। मैंने बताया ना यूपी का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चलता है, 2-2 बार उसको अपडेट करेंगे, ब्रोशर को 3 बार अपडेट करेंगे और ऐसे करके चलाते रहते हैं। तो ये अपडेट होके आता रहेगा। तो अगली बार अब आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि जो है कितना इस बार रहने वाला है। इस बार 70 से ज्यादा 70+ प्राइवेट कॉलेजेस रहने वाले हैं यूपी में आयुर्वेद के। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात बताएं तो 400 के आसपास गवर्नमेंट सीटें रहने वाली हैं आयुर्वेद की। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद से ज्यादा कॉलेज हैं, 9 कॉलेजेस हैं होम्योपैथी में, सीटें भी ज्यादा हैं, 766 सीटें हैं। लेकिन ये सीटें जब इनका सेकंड ब्रोशर आया था तो 900 के आसपास अप्रोक्स हो गई थी, 800 कुछ के आसपास ये सीटें चली गई थी। तो आप ये मान के चलिएगा यूपी में होम्योपैथ की सीटें जो हैं वो ज्यादा रहने वाली हैं। पिछली बार भी ज्यादा थी, इस बार भी ज्यादा रहेंगी और ये ज्यादा रहेंगी ही। फीस स्ट्रक्चर दोनों का सेम होगा। इसके अलावा अगर हम इसके प्राइवेट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो पिछली बार 3-4 ही कॉलेजेस थे, इस बार पता नहीं ज्यादा बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक तो ये जो नेमिनाथ था ये बंद हो गया है। इन्होंने नए एडमिशन्स लेने जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ये होम्योपैथी में नहीं, अभी आयुर्वेद चला रहे हैं, तो इसका आप हटा करके चलिएगा। बैक्सन है और जीसी होम्योपैथिक है बख्शी का तालाब लखनऊ में। यूनानी की बात करें तो यूनानी के इसमें कुछ कॉलेजेस हैं हमारे पास में, 2-3 कॉलेजेस जो हैं यूनानी के, और निजी क्षेत्र के भी कुछ 7-8 कॉलेजेस हैं यूनानी के, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और इनका फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नीचे इसमें कुछ एफिडेविट, ब्रोशर्स में एफिडेविट हैं, कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के, कि आप उनके जैसा आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो अपना। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट यूपी आयुष काउंसलिंग। समझ में आ गया हो तो इंस्टाग्राम पर चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर लेना, ऐसी अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे।